नमस्कार, मैं मनोल राजपूत। आप देख रहे हैं सुजत समाचार की खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र और आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। चित्तौड़गढ़ के कपासन क्षेत्र में अफीम की खेती किसानों के लिए सिर्फ फसल नहीं बल्कि उनकी कड़ी मेहनत और भावनाओं से जुड़ी है। इस फसल की किसानों को दिन रात पहरेदारी, तारबंदी और पक्षियों से बचाना पड़ता है। लेकिन इस बार बदलते मौसम और तापमान के उतार चढ़ाव ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी है। फसल में काली मस्सी और मोएला जैसे रोगों का प्रकोप बढ़ने लगा है, जिससे उत्पादन और गुणवत्ता गिरने का डर है। उद्यान विभाग के उप निदेशक डॉक्टर शंकरलाल जाट ने किसानों को आगाह किया कि वे झोलाछाप व्यक्तियों की सलाह पर अनधिकृत दवाइयों का उपयोग न करें। इससे फसल को फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। कृषि विभाग ने अपील की है कि किसान केवल विशेषज्ञों द्वारा सुझाई गई दवाओं का ही इस्तेमाल करें। अफीम में अभी जो मौसम लगातार जैसे हल्की बारिश भी हुई थी और इसके अलावा जो बादल जो रह रहे हैं, तो इसमें अपन देख पा रहे हैं एक तो डाउनी मिल्ड्यू जो मर्दरोमिल आसितर जो रोग बोलते हैं वो काफी आ रहा है। इसके अलावा मोइला भी कहीं कहीं ऐसे फील्ड जहाँ बहुत ज्यादा आ रहा है, कहीं कहीं ब्लाइट भी देखी गई। तो मेरा किसान भाइयों से आग्रह है इस मौसम को देखते हुए तो भी एक तो जैसे अपन कार्बोनाजिम प्लस मैनकोजेब या अलग अलग ट्रेड नेम के नाम से जो दवाएं आ रही, इसके अलावा अपन जो इमिडाक्लोरोपिड है जो 5 ml पर टंकी के हिसाब से, और जो कार्बोनाजिम प्लस मैनकोजेब लगभग 40 ग्राम प्रति टंकी, और उसको साथ में अपन जैसे कोई भी एंटीबायोटिक जैसे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन हो सकता है, बायोमाइसिन हो सकता है। जैसे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की बात करें तो लगभग 2 ग्राम पर टंकी के हिसाब से एक बार जो 10 सारी का जो अपना प्लॉट है उसमें कम से कम 5 टंकी का स्प्रे करें, और 7 दिन बाद वापस उसको जो पहले अपने स्प्रे किया फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड उसको चेंज करते हुए दोबारा स्प्रे करें, क्योंकि मौसम को देखते हुए भी डाउनी मिल्ड्यू कहीं कहीं ऐसे फील्ड बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। मतलब तो मेरा किसान भाई से ये आग्रह है कि इसको जो स्थानीय जो अपन कृषि प्रेक्षक वगैरह उनको सलाह लेवे और उनको दिखा के दवाई का प्रयोग में लेवे। कई बार अपन जो बंगाली इलाज चल रहा है जिले में, बाहर से दवाएं ले आते हैं एमपी वाले, फिर वो दवाएं जल जाती है, मतलब फसलें जल जाती है, फिर किसान भाई संपर्क करते हैं साहब वैसे हमने दवाई स्प्रे की थी। कई बार ऐसी दवाएं होती है जो नहीं मिलाने होती है और किसान भाई उनको मिला देते हैं साथ में। तो मेरा ये आग्रह है कि कृषि विभाग से सलाह लेवे और उसके पश्चात ही इसमें स्प्रे करें ताकि इस तरह की समस्या नहीं रहे। शेखावाटी के लक्ष्मणगढ़ इलाके में मौसम के सबसे कड़े तेवर देखने को मिले। बीते 2 दिनों की शीतलहर के बाद पूरा क्षेत्र घने कोहरे की सफेद चादर में लिपटा नजर आया। आलम यह था कि सुबह की पहली किरण के साथ ही विजिबिलिटी बेहद कम हो गई, जिससे सड़कों पर वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। गाड़ियां रेंगती नजर आई और चालकों को दिन में ही हेडलाइट्स का सहारा लेना पड़ा। कड़ाके की सर्दी ने जनजीवन की रफ्तार थाम दी। लोगों ने सर्दी से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लिया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक शीतलहर का ये प्रकोप और घने कोहरे की स्थिति यूं ही बने रहने की संभावना है। गुजरात सीमा से सटे डूंगरपुर जिले में एसपी श्री मनीष कुमार के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन स्वच्छता ने शराब तस्करों की कमर तोड़ दी है। हरियाणा और पंजाब से राजस्थान के रास्ते गुजरात जा रही अवैध शराब की खेप को पुलिस ने अंतिम बॉर्डर पर ही दबोच लिया। पिछले 11 महीनों में डूंगरपुर जिले ने 10 करोड़ 30 लाख रुपए की भारी भरकम शराब जब्त की है। इस कार्रवाई के दौरान तस्करी में शामिल 81 वाहनों को सीज किया गया और 759 तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा गया। तस्करों ने शराब छिपाने के लिए एम्बुलेंस, सब्जियों के क्रेट और ट्रकों में गुप्त कैबिन जैसी कई हथकंडे अपनाए, लेकिन पुलिस की पैनी नजर से बच नहीं सके। ऑपरेशन स्वच्छता के तहत हमने इस साल करीबन 1,05,000 शराब की बोतल जब्त की है और इसके साथ ही 83 वाहन भी जब्त किए गए हैं। और शराब की कीमत इस साल में अभी तक जो जब्ती हुई है उसकी कीमत 10 करोड़ 35 लाख रुपए है। और ये जो कार्रवाई है ये पिछले साल की जो भी आंकड़े थे उससे डबल है। तस्कर अलग अलग तरीके से पुलिस से बचने के लिए नए नए उपाय लेकर के आते हैं। कई बार देखने में आया है कि एम्बुलेंस में एक स्पेशल ड्रॉर बना करके उसके अंदर शराब तस्करी की जा रही है। कभी देखने में आया है कि दवाइयों की आड़ में की जा रही है, कभी लकड़ियों की आड़ में की जाती है, कभी कपड़ों की आड़ में, कभी दूध की आड़ में,
कभी एक ट्रक के अंदर स्पेशल कैबिन बना करके किया जाता है, कभी ड्राइवर की सीट के नीचे कोई कैबिन बना करके उसमें तस्करी की जाती है। तो ये अलग अलग तरीके हैं जो तस्करों द्वारा लिए जाते हैं ताकि वो सफल रूप से तस्करी कर पाए। परंतु हमारी जो टेक्निकल इनपुट रहती है, जो सूचना रहती है, उसके बलबूते पे हमारे ज़िले की टीम ने खास करके बिछीवाड़ा, दम्बोला, यहाँ के थाने की टीमों ने बहुत ही अच्छा काम किया है और सभी इस तरह के जो उपाय तस्करों ने लिए हैं इनको विफल किया है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ चूरू एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जोधपुर डिस्कॉम कार्यालय में तैनात तकनीकी कर्मचारी श्री विनोद पूनिया को 1,45,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। दरअसल एक किसान के कृषि कुएं पर विभाग ने 3.5 लाख रुपए से अधिक की वीसीआर भरी थी। इसी वीसीआर के सेटलमेंट के नाम पर आरोपी कार्मिक ने रिश्वत की मांग की थी। एसीबी के सीआई श्री महेंद्र दत्त और एएसपी श्री महावीर प्रसाद के नेतृत्व में टीम ने जाल बिछाया और जैसे ही रिश्वत की राशि का लेन देन हुआ, आरोपी को दबोच लिया। विवादी है जगदीश ने शिकायत दर्ज करवाई थी चूरू एंटी करप्शन ब्यूरो में कि उसकी वीसीआर है, वीसीआर भरने के नाम पर उसको रफा दफा करवाने की एवज में उसका खाता नामांतरण और फाइल को जमा करवाने की एवज में विनोद कुमार जो आरोपी है वो 1,45,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है। शिकायत का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के बाद शिकायत सही पाए जाने पर आज एसीबी ने कार्रवाई करते हुए आरोपी विनोद कुमार को 1,45,000 रुपये रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया और कार्रवाई जारी है। सीकर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति जांची गई और पेंडिंग कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा ने अवैध खनन पर सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस, परिवहन और वन विभाग को संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए ताकि अरावली क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को पूरी तरह रोका जा सके। इसके अलावा राजस्थान संपर्क पोर्टल पर 30 दिन से अधिक पुराने मामलों का तुरंत निपटारा करने और गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को समय पर पूरा करने की हिदायत दी गई। नीमका थाना के नारदा को नई ग्राम पंचायत बनाए जाने के फैसले का ग्रामीणों ने पुरजोर स्वागत किया है। नारदा, हेमराजपुरा और नानगवास के सैकड़ों ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी श्री राजवीर यादव को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि नारदा ग्राम पंचायत को यथावत रखा जाए। ग्रामीणों का कहना है कि नारदा इन तीनों गांवों के केंद्र में स्थित है, जिसके विकास कार्यों और सरकारी सुविधाओं के लिए यह सबसे उपयुक्त स्थान है। अभी राज्य सरकार ने जो पंचायतों का पुनर्गठन किया है, उस पुनर्गठन के तहत जो नारदा गांव है वो हेमराजपुरा, नारदा, नानगवास ऐसे 3 गांवों को मिलकर जो ग्राम पंचायत बनाई है नारदा, तीनों गांवों के लोग आज इकट्ठे होकर आए हैं और इस सरकार के निर्णय का सब अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद दिया है। हमने एसडीएम साहब को अभी ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देने की नौबत इसलिए आई है कि कुछ 10-20 लोग मिलकर के जिस प्रकार से एक झूठा कागज और झूठे तथ्य पेश करके और एक राजनीतिक षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहे हैं, तो गांव के लोगों ने सबने आग्रह किया, हम सब एसडीएम साहब को जाकर नारदा गांव को ही यथावत पंचायत रखा जाए। सरकार का ये निर्णय है, सही निर्णय है, लोगों के हित में ये निर्णय है। नारदा केंद्र में स्थित है, तीनों गांवों के मध्य में स्थित है और 1952 से ही जब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता था, पंचायत राज व्यवस्था नहीं थी, तब भी नारदा ही इस सब चीज़ों का केंद्र था ग्राम विकास के लिए। और आज भी नारदा सबके लिए सुविधाजनक स्थान है, जहां आवागमन की लिए भी सुविधा है, दूरी भी कम है और बहुत सारी व्यवस्थाएं पहले से नारदा में स्थित हैं। हेमराजपुरा से हूँ। मेरे गांव के कम से कम मेरे साथ 10-20 आदमी आए हैं, जो कि इसमें 5-7 लोग हैं, ज़्यादा भी नहीं है हमारी डाणी गांव के हेमराजपुरा के, वो जो चुनाव का प्रचार को लेकर चुनाव का षड्यंत्र रच के इसमें नाराज़गी जता रहे हैं। पहले भी अवेलेबल थी हेमराजपुरा के, हमारे पास न तो कोई ज़मीन जायदाद है
न कोई ज़मीन है कि हम भवन बनवा सके। वो दूर पट्टियाँ जो भी गौचर में है, और नारदा के पास सवाई चक ज़मीन है, उसमें पहले से ही वो जो भी कमरे वगैरह बने हुए हैं, तो इसलिए वो उपलब्ध है। तो हमारे को कोई आपत्ति नहीं है, हम हेमराजपुरा के, हमारे को कोई आपत्ति नहीं है नारदा ग्राम पंचायत रहे तो। ब्यावर रेलवे स्टेशन की सूरत जल्द ही बदलने वाली है। मंडल रेल प्रबंधक DRM श्री राजू भूतड़ा ने ब्यावर स्टेशन का दौरा कर अमृत भारत योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। DRM ने नए स्टेशन भवन, पैसेंजर लाउंज, कैफेटेरिया और बेबी फीडिंग रूम जैसे निर्माण कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया। काम में हो रही देरी पर DRM ने नाराजगी जताते हुए निर्माण एजेंसी को अगले 3 महीनों में सभी कार्य पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि स्टेशन पर आधुनिक सुविधाएं विकसित कराना प्राथमिकता है। स्टेशन पर सफाई व्यवस्था को देखकर उन्होंने संतोष जताया और इसे और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। जयपुर के आर्मी हॉस्पिटल में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विशाल मेडिकल कैंप का शुभारंभ किया। यह कैंप देश की रक्षा करने वाले पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के बेहतर स्वास्थ्य और सम्मान के लिए आयोजित किया गया है। कैंप का निरीक्षण करते हुए उप मुख्यमंत्री ने मरीजों से मुलाकात की और उनका मनोबल बढ़ाया। इस मौके पर दिया कुमारी ने कहा कि एक सैनिक की बेटी होने के नाते वीर परिवारों की सेवा करना उनका आत्मिक कर्तव्य है। उन्होंने बताया कि आगामी 15 जनवरी को जयपुर में होने वाले ऐतिहासिक आर्मी डे समारोह की शुरुआत इसी कैंप के साथ की गई है। राजस्थान में पहली बार आयोजित होने वाले आर्मी डे परेड को लेकर प्रदेशवासियों में भारी उत्साह है। इस दौरान सेना के उच्च अधिकारी और बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक मौजूद रहे। सभी आर्मी वेटरन्स के लिए, उनके परिवारजनों के लिए इतना भव्य मेडिकल कैंप आयोजित किया और हर तरीके की यहाँ पर सारे चेकअप्स भी हैं, चाहे कार्डियक हो, ऑर्थोपीडिक हो, कैंसर हो, बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर चेकअप्स हो रहे हैं। बहुत अच्छी डॉक्टर्स की टीम भी है और आगे फॉलो थ्रू का भी पूरा बता रहे हैं कि क्या आप लोगों को करना चाहिए, आप लोगों को क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, सारा कुछ यहाँ पर है। तो मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगी। आर्मी डे परेड जो 15 तारीख को जयपुर में होनी है, उसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करूँगी। पहली बार राजस्थान में आर्मी डे परेड हो रही है और उसका मैं कहूँगी इतना भव्य आयोजन इस बार प्लान किया गया है और उसी कड़ी में आज से ही शुरुआत है। बहुत सारे अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम भी हैं। तो मैं आर्मी कमांडर साहब को और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। सवाई माधोपुर जिला कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर श्री कानाराम और SP श्री अनिल कुमार की मौजूदगी में जिला सड़क सुरक्षा समिति की अहम बैठक हुई। बैठक में 1 से 30 जनवरी तक चलने वाले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 की रूपरेखा तैयार की गई। कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हेलमेट, सीट बेल्ट और गति सीमा के नियमों की पालना सख्ती से करवाई जाए। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को खुद हेलमेट पहनकर समाज को सकारात्मक संदेश देने की अपील की। इसके साथ ही जिले में अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए पुलिस, परिवहन और वन विभाग को संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान और गरीबी मुक्त गांव योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं की भी समीक्षा की गई ताकि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को इनका लाभ मिल सके। जोधपुर के लूणी थाना क्षेत्र में पुलिस ने बर्बरता करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दरअसल रंजिश के चलते करीब 25 लोगों ने दिनेश नाम के युवक की गाड़ी का पीछा कर उसे चारों तरफ से घेर लिया और लाठी सरियों से जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने युवक की नाक भी काट दी और उसे घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। थानाधिकारी श्री सुरेश चौधरी ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत त्वरित कार्रवाई की गई। पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में शामिल अन्य नामजद आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं।
सवाई माधोपुर में 78वें आर्मी डे परेड 2026 की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर श्री कानाराम ने समीक्षा बैठक की। इतिहास में पहली बार सैन्य क्षेत्र से बाहर जयपुर में 15 जनवरी को मुख्य परेड आयोजित होगी, जिसमें सवाई माधोपुर जिले के हजारों युवा, छात्र और आमजन हिस्सा लेंगे। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों और एनसीसी कैडेट्स की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाए। 8 से 12 जनवरी तक जयपुर में नो योर आर्मी प्रदर्शनी भी लगेगी, जहां सेना के आधुनिक हथियारों और तकनीक को देखने का मौका मिलेगा। 15 जनवरी को शौर्य संध्या में ड्रोन शो और लाइट एंड साउंड शो मुख्य आकर्षण होंगे। जिला प्रशासन ने सभी जिलेवासियों से इस ऐतिहासिक आयोजन का गवाह बनने की अपील की है। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने शिक्षा संकुल में शिक्षा अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। गत माह नई दिल्ली में पीएम श्री विद्यालयों को लेकर आयोजित मुख्य सचिव सम्मेलन के फॉलोअप में आयोजित इस बैठक में मुख्य सचिव ने प्रदेश में स्कूल शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए किए जा रहे सुधारात्मक प्रयासों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अब प्रदेश के सभी 41 जिलों में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी पीएम श्री स्कूलों का गहन निरीक्षण करेंगे। खास बात यह है कि ये अधिकारी स्कूल में ही रात्रि विश्राम करेंगे और बच्चों व अभिभावकों से सीधा संवाद करेंगे। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि 8 मार्च तक सभी बालिका स्कूलों में शौचालयों की सुविधा दुरुस्त की जाए। सीकर के लक्ष्मणगढ़ उपखंड कार्यालय में चुनावी सरगर्मियां तेज नजर आई। उपखंड अधिकारी श्री मोहर सिंह मीणा की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य केंद्र पंचायत समिति के वार्डों का पुनर्गठन और नई मतदाता सूची रही। एसडीएम ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार वार्डों के पुनर्गठन के प्रस्तावों के आधार पर मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। अगर किसी को सूची व वार्ड सीमा पर कोई आपत्ति है तो वे 7 जनवरी तक अपने दावे आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। आज समस्त राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की गई। उसमें मुख्य रूप से 3-4 बातें हमने इसमें रखी। एक तो ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के वार्डों के पुनर्गठन के संबंध में जो प्रस्ताव तैयार किए गए उनका प्रकाशन हम लोग कर चुके हैं और उसी के संबंध में 7 तारीख तक उनके आपत्ति और दावे आमंत्रित किए गए हैं। ऐसे में सभी को अवगत कराया गया कि भाई अपन प्रस्ताव देख लीजिए, आप लोग अवलोकन करें, अगर कोई आपत्ति है तो 7 तारीख शाम तक हमें आवश्यक रूप से दें। दूसरी बात, जिन राजनीतिक दलों ने अब तक नए जो हमारे यहाँ 38 बूथ नए बने हैं उन बूथों पर BLA सेकंड की नियुक्ति नहीं की है, तो उनके लिए भी इनको अवगत कराया गया कि यथाशीघ्र BLA सेकंड के फार्म भर के दीजिए, जिससे नए बूथों पर BLA सेकंड की नियुक्ति हो सके। और यदि किसी राजनीतिक दल ने पहले से भी पूरे वार्डों का पूरे बूथों पर BLA सेकंड की नियुक्ति नहीं की है तो वो भी अभी भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने उन साथ ही ये भी जो पंचायती राज के चुनावों के संबंध में तैयार की जाने वाली वोटर लिस्ट का जो कार्यक्रम राज्य चुनाव आयोग की तरफ से आया वो भी उनके साथ साझा किया गया, जिससे उनका अवगत कराया। ये कब तक किस तरीके से क्या इसमें 29 जनवरी तक हम लोग वोटर लिस्ट का कच्चा प्रकाशन करेंगे। उसके बाद में फिर 14 फरवरी तक उस पर आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। उसके बाद फिर 25 फरवरी को हम लोग इसका अंतिम प्रकाशन करेंगे पंचायती राज की वोटर लिस्ट। सीकर की फतेहपुर कोतवाली पुलिस ने 22 लाख रुपए की बड़ी चोरी का महज 2 दिनों में खुलासा किया है। आरोपी कमल कुमार ने तिजोरी से नकदी पार कर ली थी। आरोपी ने चोरी के पैसों से न केवल महंगी बाइक, लैपटॉप और कपड़े खरीदे, बल्कि फ्लाइट से देहरादून जाकर लग्जरी होटलों में मौज मस्ती भी की। पीड़ित श्री विनोद कुमार ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। थानाधिकारी श्री महेंद्र मीणा के नेतृत्व में टीम ने आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने अब तक 5,85,000 रुपए नगद और चोरी के पैसों से खरीदा गया सामान बरामद कर लिया है। अपने कस्बा फतेहपुर के वार्ड नंबर 44 निवासी श्री विनोद सनोद द्वारका प्रसाद खटीक ने एक FIR दर्ज दी थाने पर, कोतवाली थाना में,
कि हम लोगों ने कोई 22 लाख रुपए के लमसम घर में अपने भाइयों को इटली भेजने के लिए हमारी मदर के पास रख रखे थे और अज्ञात व्यक्ति कोई उनको चोरी करके ले गया। इसके तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई और अलग अलग टीमें गठित की गई क्योंकि मामला गंभीर था और एक व्यक्ति पे संदेह जाहिर करने पर उस व्यक्ति की लोकेशन पता की तो संदिग्ध व्यक्ति है वो देहरादून मिला, तो हमारी टीम वहाँ देहरादून पहुँच करके वास्तव में वो वही व्यक्ति था जिसने जो पैसा चोरी किया था। जो चोर है वो है कमल पारीक सनूफ शंकरलाल, जाति ब्राह्मण, उम्र 25 साल, बबूना कुआं के पास, वार्ड नंबर 47 फतेहपुर। तो इससे लगभग 6 लाख रुपए कैश बरामद कर लिए। एक इसने अपाचे बाइक ली है वो बरामद हो गई। 3 लाख रुपए इसने अकाउंट में जमा करा लिए वो बरामद हो गए। इसने लैपटॉप ले लिए, कपड़े ले लिए, बाई एयर घूमने के पर्पज से गया था और बाकी अब रिमांड लेकर के इससे आगे शेष बची हुई जो रिकवरी है उसके प्रयास किए जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के कपासन में नन्हे मुन्नों की शिक्षा को मजेदार बनाने के लिए मुस्कान आंगनबाड़ी शिक्षण मेले का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने इस साझा प्रयास में 120 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। मेले का मुख्य आकर्षण थीम गैलरी रही, जहां मेरा परिवार और फल सब्जियों जैसी 11 अलग विषयों पर आधारित रचनात्मक खेल दिखाए गए। कार्यकर्ताओं को 4 समूह में बांटकर कोलाज बनाने और खेल खेल में बच्चों का मानसिक विकास करने का लाइव डेमो दिया गया। डीग जिले में 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का 359वां प्रकाश वर्ष पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर प्रदेश के गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर बेगम ने गुरुद्वारों में मत्था टेका और गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष शीश नवाया। मंत्री एक साधारण श्रद्धालु की तरह पहुंचे। मंत्री श्री बेगम ने संगत को संबोधित करते हुए गुरु साहिब के त्याग को याद कर नमन किया। उन्होंने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। मंत्री ने आह्वान किया कि राष्ट्र सेवा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। रामगढ़ में राज्य सरकार और स्कूल शिक्षा परिषद की पहल पर छात्रों के लिए 10 दिवसीय विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल समापन हुआ। शीतकालीन अवकाश के दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को किताबी ज्ञान के साथ साथ रोजगार के गुर सिखाए गए। कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों ने जहां संस्थागत भ्रमण कर कार्यस्थलों का अनुभव लिया, वहीं 11वीं और 12वीं के छात्रों को तकनीकी कौशल और स्वरोजगार के लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग दी गई। प्रधानाचार्य श्री गोविंद सिंह ने बताया कि इस नवाचार से छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकेंगे। आज ओजेटी कार्यक्रम के तहत जो 10 दिवसीय शिविर था, जो बच्चों को ऑन जॉब ट्रेनिंग कराई गई, आज इनका समापन है। ये किस किस चीज़ की ट्रेनिंग थी? ये हेल्थ की और आईटी। कहाँ पर? हेल्थ केयर। कौन सी जगह लेके गए? ये आईटी LIT और हनी हॉस्पिटल अलवर। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के उमरैण पंचायत समिति मुख्यालय पर ग्रामीणों का हुजूम उमड़ा। ग्रामीण खेड़का ग्राम पंचायत के काली खोल मार्ग की जर्जर हालत और जल भराव की समस्या लेकर जनप्रतिनिधि दौलत राम के पास पहुंचे। यह मुख्य मार्ग अकबरपुर, गोपालपुरा और काली खोल को जोड़ता है, जो वर्तमान में पूरी तरह बदहाल है। समस्या की गंभीरता को देखते हुए जनप्रतिनिधि दौलत राम ने केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर सड़क निर्माण की मांग की है। प्रधान ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने जन सुनवाई के दौरान खराब सड़कों को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है, जिसके तहत अब इस मार्ग के कायाकल्प की उम्मीद जगी है और जल्द ही लोगों को राहत मिलेगी। ये अभी मेरे पास गाँव वाले भी आए थे और ये थोड़ा लंबा रोड है, हमारा उसमें नहीं है, तो हमने मंत्री सांसद भूपेंद्र जी के वहाँ इसको पहुँचाएंगे। तो इसके उम्मीद है कि जब अपने फरवरी में विधानसभा का बजट घोषणा में, और मैं आदरणीय सांसद साहब के लिए धन्यवाद दूंगा जिन्होंने छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, जैसे मंडल अध्यक्ष है, प्रधान है,
उनसे भी अपने गांव के लिए, क्षेत्र के लिए विकास के बारे में पूछा है कि कोई लंबा समय से कोई रोड हो या कहीं ज़्यादा कोई पानी की कोई समस्या है वो मुझे बताओ। और मंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले 2 दिन तक लगातार जन सुनवाई करी, जिसमें काफ़ी लोगों की समस्याएं थी और उम्मीद है कि फरवरी में जब बजट घोषणा में होगा तो काफ़ी सारे काम होंगे। सांसद तरफ से, प्रधान की तरफ से, जिला प्रमुख है और हम पूरा पब्लिक के बीच में लग रहे हैं। तो ऐसे में मैं उम्मीद करता हूं कि हम पब्लिक को निराश नहीं करेंगे, काम करेंगे। हमारी डबल इंजन की सरकार है। धन्यवाद। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से गिव अप अभियान में एक बार फिर सरकार ने ढील देते हुए एक बार स्वेच्छा से नाम हटाने की तारीख बढ़ाई गई। बांसवाड़ा खाद्य सुरक्षा विभाग के प्रवर्तन अधिकारी श्री लाल शंकर पारगी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक बार फिर गिव अप अभियान में 28 फरवरी तक तारीख आगे बढ़ाते हुए छूट दी गई। खाद्य सुरक्षा विभाग में लाभार्थी स्वयं अपना नाम हटवा सकते हैं। अब तक जिले में 1,35,000 से ज्यादा लोग खुद आगे आकर अपना नाम हटवा चुके हैं, जिससे बांसवाड़ा प्रदेश के टॉप 10 जिलों में शामिल हो गया है। खाद्य सुरक्षा में ऐसे लोगों को बाहर करना है जो सक्षम है, अपात्र होते हुए भी राशन का गेहूं ले रहा है। यह योजना मुख्यतः गरीबों के लिए है, इसलिए राज्य सरकार ने गिव अप अभियान चला रखा है जो 1 नवंबर 2024 से चालू हुआ है। अब तक 8 बार राज्य सरकार ने गिव अप अभियान की तारीखें बढ़ाकर इस अभियान को आगे बढ़ाया है। लास्ट में आज 9वीं बार फिर 28 फरवरी 2026 तक बढ़ाया गया है, ताकि जो भी सक्षम लोग हैं वे स्वेच्छा से इस गिव अप कर दें, खाद्य सुरक्षा से हट जाए। अन्यथा राज्य सरकार द्वारा प्रति किलो 30 रुपये 97 पैसे के हिसाब से अब तक जितना भी गेहूं उस उपभोक्ता ने उठाया है उसकी वसूली की जाएगी। अब तक राजस्थान गिव अप में टॉप 10 जिलों में है। अभी तक बांसवाड़ा जिले में 1,35,283 लोगों ने गिव अप में अपना नाम हटाया है। आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुद्ध समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।